नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग वर्षों से रह तो रहे हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक बार चुनाव के समय सियासत करने वाले लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के बाद इन सबको भूल जाते हैं। नैनीताल के रामनगर में इस बार लोग आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। क्या रामनगर में हुई पैदल यात्रा सत्ता के सिंहासन को हिलाने वाली है? क्या पीढ़ियों से अपनी जमीन पर किराएदार बने लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है? रामनगर के वन, ग्राम और राजस्व भूमि पर बसे 20,000 लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। एक तरफ वादों की सौगात है तो दूसरी तरफ हकीकत का सन्नाटा। जब हुक्मरानों गूंगे और बहरे हो जाएं तो जनता सड़कों पर उतरती है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, रामनगर के लोग परेशान हैं, आपका समर्थन भी उनको मिला था, किस तरह का समर्थन है और क्या कुछ मांग भी कर रहे हैं रामनगर के वासी? ये उनके समर्थन का सवाल नहीं है। ये सवाल उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बुनियादी उद्देश्यों की रक्षा का सवाल है। यदि हम अपने ही भूमिहीनों को, अपने ही लोगों को, जिनके नाम लेकर के, जिनके कल्याण को सामने रखकर हमने राज्य निर्माण का आंदोलन लड़ा और राज्य बना, यदि उन्हीं लोगों को उजाड़ना है, उन्हीं लोगों को उनकी छतें तोड़नी है, उनके मकान तोड़ने हैं। अरे वो सरकारी जमीन पर कहीं बसे हैं या वन भूमि पर बसे हैं सैकड़ों वर्षों से, बल्कि कुछ एरिया तो खत्ते, गोठ आदि ऐसे टोंगिया गांव ऐसे है जो ये वन कानून अंग्रेजों के समय में जो बना था उसके अस्तित्व में आने से पहले से भी थे। लोग वहां आते थे, झाड़ू में रहते थे, अपनी आजीविका जंगल के चीजों काट करके उनको बेच करके और वही अपने गाय भैंसों को पालन करते थे। वो पहले से बचे हुए हैं। आज उनसे कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहाँ? अरे भाई, डॉक्यूमेंटेशन उस समय लोग पढ़े लिखे कहाँ थे, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन जानते थे। लेकिन इस यथार्थ को सब जानते हैं कि ये गोट खत्ते आदि वर्षों पहले से, हाँ, 100 साल से अस्तित्व में है। लेकिन आप जो वनाधिकार कानून है भारत सरकार का, उसके तहत भी राजस्व गांव का दर्जा नहीं देना चाहते हो और अब आप दूसरा कोई रास्ता निकालो। लेकिन आप उनको अतिक्रमणकारी बताओगे, उनको हटाने के नोटिस दोगे, उनको धमकियां दोगे, तो भाई जो राज्य आंदोलन की शक्तियां हैं, जिन्होंने राज्य निर्माण का संघर्ष लड़ा है, वो उन गरीबों के साथ जरूर खड़े। लेकिन सर 20 सालों से ये लोग रह रहे हैं, लगभग ज्यादा तो साल ही हो गए, क्योंकि 20,000 तो ये लोग हैं। और अगर 20,000 की जनता अगर आप बाहर कर देंगे तो कहाँ जाएंगे सर ये लोग? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों, तो क्या इसको लेकर के आपने भी सरकार तक आवाज पहुंचाई क्या सर? देश कट ऑफ डेट बना दीजिए, बात समझ में आती है जी। लेकिन आप उन लोगों को जो जिनकी 2 पीढ़ियां यहाँ, 3 पीढ़ियां इन जगहों पर बसी हुई है, आप उनको कैसे अतिक्रमणकारी बता दोगे? उनको बिजली दे रखी है, पानी दे रखा है, राशन कार्ड दे रखा है, और आज अचानक भाजपा को ये लगता है नहीं, इनके नाम पर राजनीति की जा सकती है, डेमोग्राफिक चेंज का हुआ खड़ा करके इनको हटा दिया जाए। लेकिन सर लंबे समय से तो ये लोग वोट भी दे रहे हैं, तो फिर क्या वोट लेने के समय पर भी तो नेता आते हैं यहाँ पर, और अब जब वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, तो तब क्या ध्यान नहीं दिया जाता है इस ओर? क्योंकि आश्वासन तो बार बार इन लोगों को मिल चुका है। बार बार इनके अपने मंत्रीगणों ने कहा है, बल्कि बिंदु खत्ता वाले मामले में तो मुख्यमंत्रियों के बयान है। चलो, हरीश रावत तो हमने मान लिया कभी मुख्यमंत्री था ही नहीं, लेकिन ये बाकी लोग तो मुख्यमंत्री थे ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पुष्कर सिंह धामी जी, इन लोगों ने भी कहा हम मालिकाना हक दे रहे हैं उनको, राजस्व गांव बनाएंगे जी। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप इन लोगों के लिए, क्या होना चाहिए? हरीश रावत को तो भाजपा अपभ्रंश मानती है, ये कहाँ से मुख्यमंत्री हो गया? चलो, मुझे न मानो, लेकिन आप लोगों को तो मानो तुम। उन्होंने जो कुछ कहा है, या तो कहें
कि उन्होंने उस समय पागलपन के दौर में कह दिया। यदि होशोहवास में कहा है तो उनकी बात ही को रखो ना, अपने विधायकगणों की बातों को रखो। उनके विधायक कभी कुछ फॉर्मूला बताते हैं, कभी कुछ फॉर्मूला बताते हैं। हम कहते हैं भाई फॉर्मूले इत्यादि की बात तो तब होगी, पहले ये जो नोटिस आज ही दे रहे हो, जो उनको उजाड़ने की प्रक्रिया तुमने प्रारंभ कर रही है, लाल डोरे आज ही लगा रहे हो, ये सब प्रक्रियाएं बंद करो। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं सर कि क्या होना चाहिए इन सब लोगों के लिए? देखिए, ये विधिवत, जैसे हमने 2016 की कट ऑफ डेट है, जो हमारी मलिन बस्तियां और सब चिन्हित हैं, इंगित है, आप उनको मालिकाना हक दे दीजिए। उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल के फैसले में एक 10 बिंदुओं में जो लोग आते हैं उन सबको जो है मालिकाना हक देने की बात कही है। उनको आप मालिकाना हक दीजिए, वो मंत्रिमंडल का फैसला है, वो बदला नहीं है। एक राज्य का कानून है, वो बदला नहीं है, आप उसका सम्मान करिए। और उसके अलावा जो लोग ऐसे खत्ते गोट इत्यादि हैं और जिनमें जहाँ लोग हजारों की संख्या में बसे हुए हैं, भूमिहीन है, पूर्व सैनिक है, कहाँ हमारे शिल्पकार भाई हैं बड़ी संख्या के अंदर, आप उनको उनके हक को स्वीकार करिए, उनको राजस्व गांव का दर्जा दीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो विधानसभा का सत्र बुलाइए ना, एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाइए और उसमें इस पर चर्चा कर लीजिए। राज्य संकल्प पारित करे इनके लिए, इन वर्गों के लिए, ताकि हम केंद्र सरकार के सामने जहां भी जा सके वहां बलपूर्वक कह सके नहीं ये हमारे राज्य की भावना है, ये है राज्य का संकल्प विधानसभा के संकल्प के रूप में। जी बिल्कुल रावत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात भी रखी और जिस तरह से आप भी क्योंकि समर्थन दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में रामनगर के लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। रामनगर क्षेत्र की 20,000 की जनता परेशान है। नेताओं के बार बार आश्वासन से भी अब ये लोग थक चुके हैं और इस बार 20,000 लोगों ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है, मालिकाना हक दो या फिर सत्ता से बाहर हो जाओ, ये कहा है। और बीजेपी प्रवक्ता सतीश चंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है रामनगर में और हरीश रावत भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि वो भी चाहते हैं कि लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि वोट तो सभी पार्टियां लेती हैं लोगों से, लेकिन मालिकाना हक कोई नहीं देता। देखिए विशाल भाई, कांग्रेस आज के समय में कांग्रेस बहुत कुछ चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तो उन्हें पता है कि वो एक चीज मांगेंगे तो इनको 100 चीज मिलेंगी। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री भी हरीश रावत जी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मुझे पहले हरीश रावत जी ये बताते कि भाई सबसे पहले चुनी हुई सरकार इस प्रदेश में कांग्रेस बनाती है। आज वो बोलते हैं कि विधानसभा में ये मुद्दा उठा लेते, ये अध्यादेश लेके आ जाते, वो लेके आ जाते, तो आपने भी तो सरकारें चलाई, आपकी पार्टी ने भी, तब आप इतना ज्ञान अपनी पार्टी की सरकार को दे देते, तो ये काम होता ही नहीं। देखिए विशाल भाई, ये सिर्फ और सिर्फ अब 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसके तहत आम लोगों को भड़काने के लिए, आम लोगों को गलत डायरेक्शन में जाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए ये सब चीजें करी जा रही हैं। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत ये जमीनें आती हैं और इन जमीनों का हस्तांतरण सीधे तौर पे राजस्व विभाग को नहीं हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार कानून बने हुए हैं, उनमें हस्तक्षेप करना होगा, उनमें संशोधन करना होगा और वहां से अनुमति आती है। ऐसे नहीं होता कि छात्र ना भाई हरीश रावत जी बोले जो सही, वो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे एक प्रक्रिया के तहत काम होगा, सारी चीजें होंगी और उसके तहत ये सारी चीजें होंगी। देखिए विशाल भाई, एक बार को हमें ये भी सोचना होगा कि हम एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात बोलते हैं,
तरफ हम बोलते हैं कि जंगलों में दबाव ना हो, वन्य जीवों पे दबाव ना हो, तो एक तरफ हम ये बोलते हैं कि जो वन भूमि है वो सीधे सीधे राजस्व विभाग को दे दी जाए, राजस्व ग्राम उनको घोषित कर दिया जाए। तो थोड़ा सा हम लोगों को सेंसिटिव होकर सोचना पड़ेगा कि दोनों चीजों का बैलेंस बना रहे, मानव जीवन जो है वो भी संरक्षित रहे, वो भी आराम से अपना जीवन यापन करें, और जो हमारे वन जीव है, जो जंगल है, उन पर भी अधिक से ज्यादा दबाव ना पड़े, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया के तहत ही आपस में मेलजोल करके जो भी चीजें हैं वो चीजों का मेलजोल बना रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और चुनाव आने वाले हैं करके ये सोच के आप हर चीज को दांव पे मत लगाइए। कुछ तो आप हमारे प्रदेशवासियों के बारे में भी सोचिए, और कुछ वन जीवों के बारे में भी, जंगलों के बारे में भी सोचिए। एक तरफ आप जहां बोलते हैं कि पेड़ कट गए हैं, ये हो गया है, विकास अंधाधुंध हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये बोलते हैं कि भाई जो वन ग्राम है, जो वन भूमि है, वो हस्तांतरित कर दी जाए राजस्व विभाग में। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस को समझना चाहिए, मैच्योर होकर सोचना चाहिए। हर जगह राजनीति करने के लिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए कांग्रेस का भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार जो है वो निश्चित तौर पे हर एंगल से काम कर रही है, हर एंगल से सोच रही है किस तरह से संशोधन कहाँ करा जा सकता है, किस तरह से प्रक्रिया हम लोग केंद्र सरकार से हम लोग जो प्रक्रिया के तहत इन गांवों को राजस्व में शामिल करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सब पे काम कर रही होगी हमारी सरकार। लेकिन सतीश जी, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। तो 5 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद तो आप ही की पार्टी के हैं, तो फिर ऐसे में क्यों सांसद सवाल नहीं उठाते हैं कि अगर मालिकाना हक दिया जाए, या फिर क्योंकि वोट तो ले ही रहे हैं ना सब इनसे। देखिए विशाल भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं, हमारी पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित हमारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग इस ओर गंभीर हैं। आपने देखा होगा चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए हमारे सांसद जो पौड़ी से हैं, उन्होंने कितना एफर्ट करके उसमें बियॉन्ड द लिमिट जाके उस चीज को लोगों के लिए खोला है। और उसमें भी ये लोग नुस्ख निकालने लग गए कि अभी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अभी प्राइवेट गाड़ियां की परमिशन है। अरे धीरे धीरे तो प्रक्रिया होगी। आप सेंसिटिव जोन में आप सड़क बनाने की बात हो रही है, सारी चीजें हो रही है। विशाल भाई, इनके समय में तो जो पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट होते थे उनके लिए एनओसी नहीं आती थी। वो बोलते थे कि नटराजन टैक्स लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने तो पब्लिक के उत्थान के लिए, जनता के उत्थान के लिए प्रोजेक्ट थे, उनके लिए अनुमति नहीं आती थी। तो आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्या नहीं कर रहे। सारी प्रक्रिया इनको नहीं पता है। इन्होंने देश में 65-70 साल राज करा है, इनके सारे डिपार्टमेंट, सारे कानून इनके द्वारा बनाए गए थे, तो इन्होंने उस समय कभी संशोधन नहीं करा। आज हमारी सरकार 100 से अधिक कानूनों में संशोधन करके और भी कानूनों में संशोधन करने का प्रयास कर रही है कि जिस तरह से जनता के हित में आ सके। तो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग इस तरह के काम नहीं करते, हम लोग करते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हम लोगों का, सभी लोगों का, हमारी पार्टी की, हमारी जो सरकार है, सभी लोगों का एक उद्देश्य है कि आखिरी पायदान में बैठे हुए जनता, लोग जो जनता के आदमी है या जनता है हमारी, तो उनपे वहां उनको उसका फायदा पहुंचे। तो हम उसी और कार्य करते हैं। जी बिल्कुल सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम अहमद साहिल, मामला जान लेते हैं। सलीम, किस तरह का मामला भी था, किस तरह से अब लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है, और क्या कुछ मांगे हैं मुख्य इन लोगों की? सलीम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सर। जी सलीम, क्या कुछ मांग है इन लोगों की, क्या मांग पर अड़े हुए हैं ये लोग सभी? जी, लंबे समय से रामनगर के जो वन खत्तों के लोग हो, वन ग्रामों के लोग हो, या ऐसे लोग हो जो राज्य की भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी बस चला है, लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं कि हम यहाँ के निवासी और हमें इन जमीनों पर मालिकाना हक मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। लगातार ये धरना प्रदर्शन रामनगर में दिखाई दे रहा है। बार बार हर 2 महीने में, 3 महीने में धरना प्रदर्शन किया जाता है। और अब इस महीने में चेतावनी दे दी गई है कि जो ज्ञापन कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पहुंचे और उन्होंने पदयात्रा निकाली डिग्री कॉलेज से लेकर के तहसील परिसर तक, और एक ज्ञापन देकर के उस ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई है कि इन लोगों को इन जमीनों पर जल्द ही मालिकाना हक नहीं मिलता, उनको राष्ट्रीय ग्राम का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो इसमें जो है हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके बाद अनशन करने को मजबूर होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़ाई थी, ये चिंगारी थी किसी समय में वनग्राम और गोठखत्तों की, जो अब जलते जलते अब ये एक विकराल रूप आग का धारण करने जा रही है। और ये आग आने वाले 2027 के चुनाव में किस तरीके से, किसके जो 20,000 वोट बैंक है, किसकी जो है लंका में आग लगाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सलीम, किन लोगों ने इन लोगों से वादा किया था कि हम आपको बसा देंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, या केवल अब ये लोग कह रहे हैं कि केवल वादे ही किए गए हम लोगों से?
जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो जो नेता होते हैं, चाहे वो वोट मांगने के लिए वहां पहुंचते, अलग अलग तरीके से सपने दिखाए जाते हैं इनको कि हम जो है आपको मालिकाना हक देंगे, मूलभूत सुविधाएं देंगे, यहाँ से आपको नहीं हटाया जाएगा। और जब चुनाव बीत जाता है और चुनाव के बाद जब इनके वोटों से जीतने के बाद जो नेता होते हैं वो माननीय बनकर विधानसभा में और लोकसभा में पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है वो इनके गांवों के जो रास्ते वो भूल जाते हैं। उसके बाद फिर वो कभी नहीं आते। अभी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, उन्होंने भी जो एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो अनिल बलूनी सांसद है वो मालदन जब पहुंचे थे चुनाव का कैंपेन करने के लिए अपना, उन्होंने कहा था कि मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं, किसी को नहीं हटाया जाएगा और इन लोगों को जो है मालिकाना हक दिलवाने के लिए हम प्रयास करेंगे और जो है इनको राष्ट्रग्राम घोषित करवाएंगे। लेकिन अभी तक जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मुद्दे को पकड़ करके हावी हो रही है सत्ता पक्ष के ऊपर। वो चाहती है कि इन लोगों का कहीं ना कहीं अगर भला होता तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि लड़ाई तो कांग्रेस सरकार लड़ रही है इनकी। वो कांग्रेस की जो है सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल सलीम। सतीश जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि अब आपकी सरकार इन लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है? क्या इनको बसाया जाएगा या बस आश्वासन दिया जाएगा? देखिए विशाल भाई, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आपके सामने जो अभी आंकड़ा पेश करूंगा तो आप और प्रदेश की जनता ये समझ जाएगी कि कौन सा दल, कौन से दल की सरकार गंभीर है इस विषय को लेके। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में 300 से अधिक वन ग्राम है, जिनमें से 100 से अधिक जो वन ग्राम है उनको राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया 2018-19 से मुख्य रूप से शुरू कर दी गई है। और अभी 20 से 30 जो वन ग्राम ऐसे जिनको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है, और जो अन्य प्रक्रिया है अभी वो चल रही है। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें जटिलताएं भी होती है, क्योंकि जो वन ग्राम होते हैं उनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेशवासी कि कौन सा दल की सरकार यहाँ पे गंभीर है इस चीज के लिए कि वन ग्राम को ग्राम राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करा जाए। लेकिन कांग्रेस सिर्फ शिगुफा के तौर पे इस चीज को उठा रही है ताकि वो 2027 में वोट बैंक की राजनीति कर सके, वो अपने जो यहाँ पे उम्मीदवार है उनके लिए कुछ यहाँ पे वोट ले सके। बस कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य इससे झलकता है। और मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे जो आंकड़े हैं ये बोलते हैं कि हम लोग कितने गंभीर हैं इस विषय को लेके भी। हम किसी भी विषय को हल्के पे नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे वनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे वन्य जीव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जो भी इसमें सार्थकता के साथ हम लोग कार्य करेंगे और उसमें संतुलन के साथ जो आगे से आगे आने वाले समय में आदेश आएगा या इस तरह की जो घोषणाएं होंगी वो पूरा प्रदेश देखेगा, और आप भी देखेंगे कि हमारी सरकार किस तरह से एक न्याय संगत जो है यहाँ पे फैसला लेगी। लेकिन सतीश जी, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने बसाने का काम किया है, आप लोग ग्राम बना रहे हैं, लेकिन क्या इन लोगों का भी नाम इसमें शामिल है? ये क्षेत्र का नाम शामिल है? देखिए विशाल भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी प्रक्रिया के तहत होगा, जो वन ग्राम राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करने या परिवर्तित करने के लिए जो सरकार पहल करेगी, वो इसी उद्देश्य के साथ करेगी कि वहां पे जो चीजें हैं वो बैलेंस रहे, वहां मानव और जीव जो संघर्ष है वो ना पैदा हो, वहां हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। ये सारी चीजें बारीकियों से देखी जाएंगी, क्योंकि वन ग्राम को राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करने से बहुत सारी चीजें होंगी। वहां पे निर्माण की गतिविधियां तेज होंगी, वहां पे मनुष्य मानव जो जीवन है वो ज्यादा मात्रा में आएगा रहने के लिए, और उससे कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण भी दूषित ना हो, कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीव प्रभावित ना हो। ये सब चीजें देखी जाएंगी, और इसी के तहत ही एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये इतनी और सडन या बिल्कुल ही आप बोलते हैं कि तुरंत मुंह से जुबान निकली और सीधा आपने बोल दिया कि राजस्व ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके तहत बहुत सारी चीजें देखी जांच पड़ताल करी जाती है, उसके बाद ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत ही ये पूर्ण रूप से होंगी। जी बिल्कुल सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। सलीम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए, भेजने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।